सेक्शन फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा। सेक्शन फार्मूले में रिमार्क स्टार्ट किया था हमने, उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रिमार्क में। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रिमार्क में कि कभी भी अगर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है तो उस कंडीशन में अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पता हो तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। हमने उसके लिए बोला था कि रेशियो जब भी आपको डिटरमाइन करना होगा तो रेशियो को आप m/n ना सपोज करके λ/1 या k/1 या m/1 मतलब एक वेरिएबल का इस्तेमाल करके और 1 के फॉर्म में कर लेंगे। उससे हमारा रिजल्ट थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। उस पर थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की थी, एग्जाम्पल्स वगैरह भी उस पर होंगे और क्लियरिटी आएगी। थोड़ी सी और बात देखिए, एक पॉइंट और, कई बार अगर ऐसा हो जाए कि सपोज कर लो इफ C be the midpoint of AX1 Y1 and BX2 Y2, then अगर C एक पॉइंट है जो AX1 Y1 और BX2 Y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है। सपोज कर लो कि तुम्हारा ये A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 तुमको पता है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 तुमको पता है और C एक मिड पॉइंट है जो ये और ये दोनों को इक्वल कर रहा है। तो इस पोजीशन में C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? A का कोऑर्डिनेट पता हो, B का कोऑर्डिनेट पता हो और वो रेशियो पता हो जिसमें C इस AB को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर तो रेशियो 1:1 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो रेशियो किसका हो जाएगा? 1:1 का। देने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करें तो वही mn वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें m और n के प्लेस पर अगर 1 रख देंगे, यानी कि जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और इसी फार्मूले में m की वैल्यू भी 1 हो गई, n की वैल्यू भी 1 हो गई। अगर ये रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगर हमारे पास A और B का कोऑर्डिनेट पता हो और C AB को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट हो। तो ये भी सिंपल है, कभी भी सीधे सीधे इतना डेरिवेशन के में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपसे पूछे तो क्या करेंगे? दोनों के एब्सिसास को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, फिर दोनों के ऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे हम लोग कुछ बात करते हैं डिटेल में जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1998 में ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस समय आईटी एडवांस और मेंस फॉर्म में नहीं हुआ करती थी, AIEEE अलग होता था और IITs अलग होती थी। तो उस समय आईटी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि इफ P12, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, Q46 R57 एंड S AB are the vertices of parallelogram, then A और B की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। तो जेई में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत लेंदी और बहुत जो है ऊट पटांग टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन सब रिमार्क और प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान से केवल सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन था तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का पूरा चीर फाड़ कर डालेंगे। ठीक है, क्या क्या इसमें और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहां पर अगर इसके सोल्यूशन पे आए सीधे सीधे हम, तो यहां हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम था
कैसा, P Q R S। P की वैल्यू अपने को दी हुई है 1 2, Q की वैल्यू दी हुई है 4 6, R की वैल्यू दी हुई है 5 7 और S की वैल्यू दी हुई है AB। ठीक, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमको इस AB की वैल्यू, S की वैल्यू फाइंड करनी है, S का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक, अब यहां पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। हर छोटी छोटी चीज़ हमने पहले भी कह रखा है कि जेईई के क्वेश्चंस करने के लिए बेसिक्स को पकड़ के रखिए। ठीक है, बेसिक पकड़ के चलेंगे, क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन द केस मान लो कि प्रैक्टिस के दौरान कभी कोई क्वेश्चन आपसे लगता है, नहीं लगता है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वहाँ पर इशू ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं, और आप किस स्टैंडर्ड से, किस लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। यहाँ पर इस सिस्टम में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा यार पैरेललोग्राम है तो PQ और RS बराबर होगा, एक इक्वेशन बन गया जिसमें AB इन्वॉल्व हो गया। फिर QR और PS भी बराबर होगा, एक और इक्वेशन बन गया। अब चलो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकालते हैं। बड़ा लेंदी टाइप का घिचपिच वाला काम हो जाएगा, क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा, बट ये क्वेश्चन उस समय 5 मिनट से 7 मिनट आपका टाइम वेस्ट कर देगा। और आप बातों को अगर समझते सुनते आए हुए हैं, जो स्टार्टिंग से हम बोलते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मात्र आपका 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, पीछे देखिए रिमार्क में हमने लिखवाया भी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको O मान लें तो यहाँ पर O जो है वो P और R का भी मिड पॉइंट है, और O जो है वो Q और S का भी मिड पॉइंट है। तो इस O का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं? इस O का कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना हो तो हम P और R का मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी O आ जाएगा, और S और Q का मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी O आ जाएगा। तो O है क्या यहाँ पर? तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ लिखेंगे कि O is मिड पॉइंट ऑफ PR। अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिमार्क में कि A और B का मिड पॉइंट C था, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे। तो यहाँ P और R का मिड पॉइंट O है, तो O का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो देखो 1 + 5/2, 1 + 5/2 और 2 + 7/2, 2 + 7/2, यानी क्या आ गया रिजल्ट तुम्हारा? ये 6/2 यानी 3, और ये हो गया 9/2। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ गया किसका? O का। इस O का कोऑर्डिनेट आया। यही O क्या है? अगेन O इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ। O जो है वो SQ का भी मिड पॉइंट है, तो O अगर SQ का मिड पॉइंट है तो हम O का कोऑर्डिनेट एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, इसका और इसका मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? A + 4/2 B + 6/2। ये किसका कोऑर्डिनेट है? O का। ये भी किसका कोऑर्डिनेट है? O का। दोनों अगर O के ही कोऑर्डिनेट है मतलब दोनों सेम है, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं मतलब यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे तो A + 4/2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 3 के बराबर। और B + 6/2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 9/2 के बराबर। 2 2 कैंसिल हो गया, B की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6, A की वैल्यू 6 - 4 यानी A की वैल्यू 2 आ गई, A की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू 3 आ गई। यानी जो इसका S कोऑर्डिनेट था AB, उसमें A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाक से लग गया। अगर आप डिस्टेंस फार्मूले में यहाँ चक्कर में पड़े होते कि हम डिस्टेंस निकाल करके पैरेललोग्राम के रूल से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं हुआ होता। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम किल करता। तो इस परिस्थिति में ये सब प्रॉपर्टीज जो छोटी छोटी आपको पढ़ाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके इस तरीके के क्वेश्चंस में काफ़ी सहयोग करेंगे सॉल्व करने में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।
थोड़ा सा हम और भी एक बात कर देते हैं, ये जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कर रहे हैं, एक्चुअल में देखो जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में होता क्या है कि आधे घंटे का वीडियो होता है और आधे घंटे का वीडियो लगभग 4 GB चला जाता है। 4 GB अगर डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाए तो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी, डाटा उतना यूज़ करना पड़ेगा देखने के लिए। और अगर उसको कंप्रेस किया जाए या एडिट किया जाए तो एडिटिंग के बाद भी वो बहुत छोटा करने पर फिर ये वीडियो की क्वालिटी ख़राब होती है, तो कुछ उसमें डिक्रीज कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन बोर्ड पे लगाने पे क्या होगा कि हमको बार बार क्वेश्चन आके लिखना पड़ेगा। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने में भी टाइम किल होगा, और टाइम किल होगा तो वो यहाँ पर तो आपके वीडियो में चलता रहेगा। या तो हम वीडियो को पॉज करके इस पर क्वेश्चन लिखें बार बार, या हमने दूसरा एक प्लानिंग किया है कि क्वेश्चन करते समय, जैसे आप लोग देखोगे कि बहुत सारे मेरे वीडियोस सेट वगैरह पे या रिलेशन वगैरह पे आए हुए हैं, या कुछ वीडियोस हमारे जो है कि और भी टॉपिक हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक होगा, या आपका क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी का टॉपिक होगा, या बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक होगा। ये जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स में हमने क्या रखा किया है कि कागज़ पेन पर भी कुछ वीडियो बनाए हैं। क्लियरिटी बोर्ड की तरह ही आती है, बोर्ड से भी अच्छी क्लियरिटी आती है। तो क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे हम लोग उसी फॉर्मेट में करेंगे। तो वहाँ पर मोबाइल भी या जो भी कैमरा भी मेरे पास रहेगा, रिकॉर्डर भी मेरे पास रहेगा, तो हम उसको पॉज कर दिया करेंगे। पॉज करके क्वेश्चन लिख दिया, उसमें केवल मेरा टाइम किल होगा, आपका टाइम और आपका डाटा दोनों बचेगा। तो वो एक हमने प्लानिंग की है। और बीच बीच में जैसे मान लो कि हम अभी सेक्शन फार्मूला और एरिया वाला पोर्शन खत्म करके इसके जो क्वेश्चंस होंगे 3 यूनिट डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया, इसका हम 1 वीडियो 2 वीडियो 1 घंटे का आधा घंटे का क्वेश्चन पे करा देंगे। फिर हम लोग बोर्ड पे आ जाएंगे उसके चीज़ों को डिस्कस करने के लिए या चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपने ये देखा, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन में और भी बात करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। अब जो यहाँ पर हम लोग और बात करने जा रहे हैं, वो क्या बात करने जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपसे कह दे कि ये PQRS हटा दे, बोले कि 1 2 4 6 5 7 आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये तीनों किसी पैरेललोग्राम के कोई 3 वर्टेक्स हैं, नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं लिया गया। तो PQRS लिख दिया तो ये एक ऑर्डर फॉर्म में है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ठीक, मान लो कि ये ऑर्डर में नहीं होता, तुमने अगर यहां पर P लिखा होता, यहां पर Q, यहां पर R, यहां पर S, तो तुम्हारा रिजल्ट सेम नहीं आता, तुम्हारा रिजल्ट बदल जाता। ठीक, तो इन 3 पॉइंट से मिलकर के एक पैरेललोग्राम बना है। इन तीनों पॉइंट से एक पैरेललोग्राम बनाया गया। ये तीनों पॉइंट पता, 3 पॉइंट से पैरेललोग्राम नहीं बनता, पैरेललोग्राम के लिए 4 पॉइंट की जरूरत होती है, बट चौथा पॉइंट आपको पता नहीं है। आपसे क्या बोला गया? दीज आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम नॉट इन ऑर्डर। नॉट इन ऑर्डर वर्ड हम यहां पर आपको केवल अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। देन फाइंड 4th वर्टेक्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेललोग्राम्स। दोनों क्वेश्चन बदल गए, कोऑर्डिनेट सेम लिया, वहां पर भी 1 2 4 6 5 7 लिया, यहां पर भी 1 2 4 6 5 7 लिया। हमने अभी बोला कि इस क्वेश्चन का पूरा चीर फाड़ कर डालेंगे, तो ये चीर फाड़ के ही चक्कर में यहां पर हम लोग पड़े हुए हैं। और कितना इसमें टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर आपको बता रहे हैं, और आप दिमाग में भी इस चीजों को रखिए। कई बार होता क्या है कि मान लो कि मोर देन 1 में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मान लो जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन, IIT में एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी पूछ सकता है, कभी रिपीट करते हैं जे एडवांस के क्वेश्चन मेंस में, मेंस के भी क्वेश्चन मेंस में रिपीट कर देते हैं। एडवांस का क्वेश्चन इन जनरल एडवांस में रिपीट नहीं करता है, बट पैटर्न क्वेश्चन का वही रहता है। बहुत बार तो ऐसे हुए हैं कि पुराने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका आधा पार्ट उठा करके ऑब्जेक्टिव बना करके और आजकल पूछ देता है। आजकल सब्जेक्टिव वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरे पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। बीच में एक समय आया 2-4 साल का, जब बीच में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड हो गया था। आजकल तो फिर भी कुछ सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए हैं इधर 2-3 सालों से, तो वहाँ पर ऐसा काम करता है। अपने पुराने क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव हैं उनका कुछ पार्ट उठाया और उठा करके उनका ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके डाल दिया।
तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि आपको मोर देन वन में मान लो ये क्वेश्चन पूछ दे कभी और बोल दे कि ये 3 किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, तो चौथा वर्टेक्स क्या हो सकता है। मे बी, देखो मे बी और मस्ट बी में डिफरेंस होता है, ठीक है। मस्ट बी मतलब फोकस कर दिया, नहीं ये होना ही चाहिए, हमेशा यही होना चाहिए, और मे बी मतलब जितनी भी संभावनाएं हैं सबको लिख डालो। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होगा कि इन तीनों पॉइंट से पैरेललोग्राम कितने बन सकते हैं। अब बोलोगे कि सर इन तीनों से तो ये पैरेललोग्राम बनाया, इसका वर्टेक्स तो हमने निकाल लिया, तो इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो पूछ ये रहा है कि यहां पर पी क्यू आर एस तुमने ऑर्डर में लिया था, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद ऐसे एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा था, तब ये वर्टेक्स आया था। अगर मान लो ऑर्डर में ना चलता, हम एक जनरल काम करते हैं, यहाँ पे मान लो हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये 3 पॉइंट हैं, इनके नाम नहीं है, ठीक। तुमसे कहा गया कि इन तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करके तुम पैरेललोग्राम बनाओ। अब देखो क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि हम पैरेललोग्राम ऐसे बना दें, ये हो सकता है, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया, तैयार हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इन्हीं तीनों पॉइंट से, इन तीनों पॉइंट का इस्तेमाल किया, चौथा एक पॉइंट ले लिया कहीं, ये पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया, ये चौथा पॉइंट हमने निकाल लिया, और देखो इसी टाइप का यहाँ पर हमने फिगर बनाया है, ठीक। एक तो ये हो सकता है। पैरेललोग्राम बनाने का और भी तरीका हो सकता है, ये फिगर देख रहे हो, क्या तरीका हो सकता है वो देखो, इसको रहने देते हैं, इस पे इन्हीं तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करके चौथा पॉइंट कहीं लेकर फिर पैरेललोग्राम बनाना है। देखो ऐसे भी तो हो सकता है, हम इसको ज्वाइन किए, इसको मिलाए, इसको आगे बढ़ाए और ये ज्वाइन किए, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो गया, बोलो ये भी तो एक स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम है। अब थोड़ी देर के लिए हम सबका नाम यहाँ लिखते हैं, चलो इसका नाम P ले लेते हैं, इसका Q ले लेते हैं, इसका R ले लेते हैं, इसका S ले लेते हैं, ठीक है। तो अब P Q R S एक पैरेललोग्राम है और P R S डैश Q ये भी तो एक पैरेललोग्राम दिख रहा है कि नहीं आपको, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब और कोई तरीका पैरेललोग्राम बनाने का, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके, देखो ये पॉइंट चौथा पॉइंट आया, यहां पर ये पॉइंट चौथा पॉइंट आया, 2 तरीके के पैरेललोग्राम बना लिए। क्या कोई और भी पैरेललोग्राम इन तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करके बना सकते हो? सोचो, ट्राई करो क्या हो सकता है? ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। अब पैरेललोग्राम बनाने का कोई और तरीका अगर दिमाग में आ रहा हो तो बोलो। एक साइड ये हो गई, ये जैसे एक साइड हुई। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज करके तीसरा पैरेललोग्राम बनाने जा रहे हैं। तब तक आप लोग ट्राई करिए, देखिए बन पा रहा है कि नहीं। आप खुद से बनाओगे, 3 बनेगा ये हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक। 2 बन चुका है, एक और बनेगा, ट्राई करो तब तक, बोलो। बन गया सबका? ड्रॉ करें हम ये तुम्हारे पास 3 पॉइंट हो गए, चौथा बनाने जा रहे हैं, बना दें? बोलो। चौथा बना दिया जाए, इसको आगे बढ़ाएं? इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ये देखो इधर है, सबका बन गया होगा। खुद से बनाओगे तो चीज़ें तुरंत क्लियर होंगी। चलो तब तक तुम लोग बनाओ, हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं चौथे पॉइंट का। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। देखो वो जो क्वेश्चन हमने किया, देखो P पता है, Q पता है, R पता है। आप लोग यहाँ पर इसका तो कोऑर्डिनेट देखते रहिए, फिगर बनाते रहिए, बैठे नहीं रहना है, अपना काम खुद करते रहिए। मुझे क्या करना है, फट से खींच देंगे, अभी फिगर तैयार हो जाएगा। तो S का कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया तुम्हारा? 3 आ गया, सॉरी 3 नहीं, अभी निकाला था हमने ना, A और B की वैल्यू शायद 2 और 3 आई थी, देख लेना। अब मान लो ये वाला निकालना हो, ये भी तो इसी तीनों पॉइंट से बनने वाले पैरेललोग्राम का चौथा कोऑर्डिनेट है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 4th वर्टेक्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेललोग्राम, जितने भी पैरेललोग्राम पॉसिबल हो सकते हैं सबका तो इसका अगर निकालने जाओगे तो क्या होगा? P पता है, कितना पता है? 1 2, Q पता है कितना है? 4 6, R पता है कितना है? 5 7, और ये मान लो निकालना है। तो ये निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, क्या?
डायगोनल ज्वाइन कर दिया। अब इसके इस डायगोनल और इस डायगोनल का मिड पॉइंट तो यही होगा, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। अब हम इसको ए बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यह 5 और 4 9/2 और 7 और 6 हो गया 13/2, ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का एक तरीका और है, 1 + a/2 1 + a/2 और 2 + b/2। अब यहाँ पर 2 इसका 2 कैंसिल हो गया, इसका 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + a = 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। और 2 + b = 13, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। ये 8 और 11 भी क्या है, इन्हीं तीनों पॉइंट से बनने वाले एक पैरेललोग्राम का क्या है, फोर्थ वर्टेक्स है। हमने लिखा कि इन तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करके जितने भी पॉसिबल पैरेललोग्राम बन सकते हैं उन सभी पैरेललोग्राम का फोर्थ वाला आपको निकालना है डायगोनल। अब चलो, ये 3 पॉइंट तुम्हारे पास हैं, वो फिगर हमने सेम ले रखा है। ये 3 पॉइंट तुम्हारे पास हैं पी क्यू आर, इन्हीं का इस्तेमाल करके इन दोनों के अलावा अगला कोई फिगर हमने आपको समय दे रखा था बनाने के लिए। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया P, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया Q, एक पॉइंट यहाँ हो गया R। पैरेललोग्राम बनाओ जल्दी से पैरेललोग्राम बनाइए। बन गया होगा, बन गया अगर तो चौथा पॉइंट निकालने का तरीका समझ में आ गया। चौथे पॉइंट को ए भी मानेंगे। एक बार हमने यहाँ पर इस तरीके से भी ध्यान रखना, देखो गड़बड़ अगर हो रहा है नहीं बन रहा है तो उसका तरीका क्या होता है, तरीका होता है थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान में रखते हैं हम, जानबूझ के इसलिए बनाए नहीं कि आपको वो भी सिखा दें, फट से बन जाएगा तो वो अच्छा ये बन रहा था। कई लोगों को अब बनाने में ट्रबल आ रहा होगा, किधर खींचें यार। तो ऑर्डर ध्यान में रखो। कैसे ऑर्डर ध्यान में रखो, एक बार क्या किया, एक बार P के साथ Q लिया, ठीक है। एक बार क्या किया, P के साथ Q लिया हमने, नहीं हमने क्या लिया, एक बार P के साथ R लिया। पहली बार क्या लिया, P और R लिया, मिड पॉइंट उसका लेकर के किया। फिर क्या किया, फिर सोचो P और S लिया, R और Q लिया। तुम्हारा ये जो 3 पॉइंट है, इनको पॉइंट को ज्वाइन जब करते हैं तो ऐसे समझो चीजों को, ये 3 साइड हो गई। एक बार ये डायगोनल बनेगा, एक बार ये डायगोनल बनेगा और एक बार ये डायगोनल बनेगा। अब गड़बड़ नहीं होगा, अब दिमाग नहीं गड़बड़ होगा। एक बार ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ कि ये डायगोनल का काम करे। देखो ये वाला हमने पी क्यू आर एस जो ये वाला फिगर बनाया है, इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में डायगोनल का काम ये पी आर कर रहा है। फिर एक बार ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ कि ये डायगोनल का काम करे। देखो हमने एक यहाँ पर पी क्यू एस आर बनाया, इसमें देखो डायगोनल का काम कौन कर रहा है, ये वाला साइड डायगोनल का काम कर रहा है। अब एक पैरेललोग्राम ऐसा बनाओ जिसमें ये डायगोनल का काम करे। समझ गए। अब ये अगर डायगोनल का काम करेगा तो ये साइड का काम करेगा, तो ये भी साइड का काम करेगा, तो ये साइड का काम करेगा। तो क्या हम फिगर को ऐसे कर सकते हैं क्या? बोलो। ये भी तो पैरेललोग्राम बना, ये डायगोनल हो गया, देखो ये बन गया तुम्हारा एक पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स ये हो गया एस डबल डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट अब ए बी मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर ए बी मान लिया तो फिर से वही प्रोसेस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर P और Q का ये मिड पॉइंट होगा और यही R और S का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट का इन दोनों से क्या रूल लगेगा, 4 1 5/2 और 4 2 6/2 मतलब 4, 6 + 2/2 मतलब 4। अब इसका और इसका मिड पॉइंट भी यही होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब 5 + a/2 और 7 + b/2। अब यहाँ 2 2 कैंसिल, a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू यहाँ पर फिर से अगर देखा जाए तो 8, b की वैल्यू 1 आ गई।
तो यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 और 1 हो गया। मतलब इन तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करके जो पैरेललोग्राम्स बन रहे थे उसमें कितने पॉसिबल पैरेललोग्राम बन रहे थे, 3। तो चौथा वर्टेक्स क्या क्या हो सकता है, तो चौथा वर्टेक्स हमने अभी निकाला 2, 3 हो सकता है। चौथा वर्टेक्स हमने निकाला 8, 11 हो सकता है। चौथा वर्टेक्स हमने निकाला 0 और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कभी किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ दे, मोर देन 1 के क्वेश्चन में कि 1, 2, 4, 6, 5, 7 आर 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑर्डर तो ऑर्डर कुछ नहीं देगा, मोर देन 1 का क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी या मे बी द 4th वर्टेक्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम। और मान लो कि उस रिजल्ट में तुम्हारा ये दोनों रिजल्ट दे दे, ये ना दे या ये भी दे दे, और चौथा एक पॉइंट कोई और दे दे, तो मोर देन 1 में तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे ना। और तुम केवल एक ही याद रखोगे, ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बनाया, 2, 3 आया, टिक लगाया, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। पार्शियल मार्किंग होगी तो हो सकता है कुछ मार्क्स आपको मिल जाए, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। सिंपल सी चीज़ है बट काफ़ी काम की चीज़ थी। इस तरीके से ही क्वेश्चन उलझाए जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी जेई ने पूछा नहीं है, जेई ने सिंपल ये क्वेश्चन पूछा था, बट हर क्वेश्चन पे हम लोग घुस करके उसका पूरा का पूरा इस तरीके से अगर चीर-फाड़ करते रहेंगे तो क्वेश्चन के बारे में हमको बेसिक नॉलेज मिलता रहेगा। और जब क्वेश्चन के बारे में बेसिक नॉलेज मिलता रहेगा तो क्वेश्चन कभी अगर उलट पुलट करके घुमाता भी है तो हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं या कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला एक पॉइंट लेते हैं। कुछ रिमार्क में ही हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चंस में काम देंगे। जैसे इफ अ लाइन ज्वाइनिंग द points x1 y1 and x2 y2 divided by x axis then ratio will be। क्वेश्चन तो ये 10th लेवल का है, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग 10th में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ किए होंगे। क्या किए होंगे वो भी अभी हम बताते हैं, और अब क्या करेंगे वो भी हम बताते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले कि x1 y1 और x2 y2 हमारे पास 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को x एक्सिस डिवाइड करता है। कहीं पर x एक्सिस होगा, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। अरे अंदर होगा तो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, और बाहर होगा तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर x एक्सिस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, रेशियो फाइंड करना है। हमने क्या बोला था कि कभी भी अगर रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो को λ/1 मान करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब यहां पर तो कुछ दिया नहीं है, x एक्सिस दे दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट दे दिया। तो हम लोग 10th में क्या करते थे कि यहां इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट खुद से सपोज करते थे। कैसे सपोज करते थे, a0। अब बोलोगे a0 क्यों सपोज करते थे, क्योंकि ये पॉइंट कहां का पॉइंट है, x एक्सिस का पॉइंट है, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या मान रखा है, a0 मान लिया। अब a0 अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लिया, अब रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो तुमको ये भी कोऑर्डिनेट पता है, ये भी कोऑर्डिनेट और ये भी कोऑर्डिनेट पता है। रेशियो क्या मान लेते हैं, λ/1 मान लेते हैं। अब λ/1 रेशियो मान करके और फार्मूला चलो लगाओ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a0 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते तो क्या होता, तो यहां पर हम लिखते λx2 + 1x1 बाई λ+1 और λy2 + y1 अपॉन λ+1।
ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालते। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। अगर हम इसको ए के साथ इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, रेशियो निकालना है, यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और ए भी हमको पता नहीं है, क्योंकि ये ए जीरो हमने सपोज कर रखा है, चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर था। तो इसको ए के साथ इक्वेट करने में ना बच्चा उलझ जाओगे। ठीक है, उलझ क्या जाओगे कि ए भी नहीं पता, लैम्डा भी नहीं पता, एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल बन गए और पता हमको नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर हम लोग जीरो के बराबर करते हैं तो हमको केवल लैम्डा वेरिएबल मिलेगा। ये तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा क्वेश्चन में। हमको लैम्डा इज टू 1 केवल निकालना है। इस पॉइंट को सपोज कर लिया, इसको जीरो के बराबर जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1 जीरो हो गया। लैम्डा का इधर मल्टीप्लाई, जीरो खत्म, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई माइनस y1 बाई y2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस y1 बाई y2। अब लैम्डा आ गया। अब तुमको अगर मान लो कहे कि x एक्सिस अगर इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब a और जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो ही रहेगा। a की वैल्यू क्या होगी, तो अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख देना तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, तो अब कुछ भी कर लोगे। ठीक, तो यही प्रोसेस हम लोग क्लास 10th में यूज करते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट मान लो कि अब ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि हम इस तरह से कर लेंगे। हमको मान लो कि कहीं पर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए रेशियो की, तो हम पता चला इतना काम करने लगेंगे तो वो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग थोड़ा सा इसका एक पॉइंट ध्यान में रखते हैं। रिमार्क में हमने पहले ही बोला था कि शॉर्ट नोट और प्रॉपर्टीज वगैरह आपको बताई जाएंगी, उनको काफी कायदे से समझ करके लिखते रहिएगा। तो अब चलो इसका एक जुगाड़ देखो। जब भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो रेशियो क्या होता है, माइनस y1 बाई y2। एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो रेशियो y1 बाई y2 होगा, बाहर माइनस लगेगा। एंड इफ डिवाइडेड बाई y एक्सिस देन रेशियो विल बी माइनस x1 बाई x2। मिल गया जुगाड़। एक्स एक्सिस डिवाइड किया तो रेशियो माइनस y1 बाई y2, और y एक्सिस अगर डिवाइड किया तो रेशियो माइनस x1 बाई x2। अब हमको जरूरत ही नहीं है एक्स एक्सिस पर y एक्सिस पर पॉइंट लेने की, लैम्डा मानने की, कुछ नहीं, रेशियो सीधे सीधे रिजल्ट आ गया अपना। एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया तो y का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, देखो y1 y2, y1 बाई y2, और y ने अगर डिवाइड किया तो x1 x2। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट पहले दिया होगा, ठीक है, उसको हम लोग x1 y1 मानेंगे, और जो बाद में दिया रहेगा उसको x2 y2 मानेंगे। क्योंकि जेई में बहुत बार क्वेश्चन रेशियो के जो पूछे जाते हैं उसमें रेशियो में ऑप्शन कैसा रहता है पता है, 3:4, 4:3, 1:2, 2:1। ये लो मजा आ गया, 1:2, 2:1 दोनों है। तुम अगर इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हो तो 1/2 आ रहा है, और इसको x2 y2 इसको x1 y1 मान रहे हो तो 2y1 आएगा। आंसर दोनों मिल गया आपका। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये तो दोनों, इसको कुछ मान लें उसको कुछ मान लें, तो आंसर बदल जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि गिवन ऑर्डर जो होगा क्वेश्चन में, उसी गिवन ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आप उसका नाम भी रखिएगा, x1 y1 या x2 y2 जो भी आपको रखना होगा। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देख लो। इस एग्जांपल को तुम बाकी जितने भी मेथड से जानते हो, करते हो या करते थे जूनियर क्लासेस में, उस तरीके से सॉल्व करके देख लेना आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। अब चलो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया कि -1 2 and 3 -4 are 2 points and x axis y axis, या पहले x axis देखो, x axis divides the line joining the given points in the ratio।
क्वेश्चन में कह रहा है कि -1 2 और 3 4 दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है किस रेशियो में, इन द रेशियो, रेशियो क्या होगा, तो सीधी सीधी सी बात है किस रेशियो में डिवाइड करता है अगर हमको निकालना है तो हम सीधे क्या करेंगे, रेशियो, अब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे लिखेंगे रेशियो, कितना रेशियो होगा, तो रेशियो क्या होता है माइनस लगता है और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो y1 बाई y2, इसको y1 इसको y2 मानेंगे तो 2 बाई -4 कितना हो जाएगा 1/2, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो हो गया 1:2। ठीक थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को 1 2 मान लो, -1 मत लो। अब मान लो y एक्सिस अगर डिवाइड करता तो y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता, अगर क्वेश्चन में y एक्सिस का रेशियो पूछा होता कि y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो क्या होता है -x1/x2, x1/x2 मतलब 1/3, तो यहां पर रेशियो क्या हो गया, यहां पर रेशियो आ गया 1:3। अब तुम देखो एक चीज, यहां पर माइनस आया और यहां पर माइनस गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे सर आप माइनस यहां लिखे और यहां गायब कर दिए, माइनस गया कहां, यहां तो माइनस खैर नहीं आया था तो कोई इशू ही नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, कभी भी रेशियो निगेटिव में नहीं लिखा जाता, रेशियो हमेशा 1:2, 1:3, 2:3, 2:4 ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस में कभी रेशियो नहीं लिखते। ठीक, तो माइनस आया क्यों और गया कहां, ये जो माइनस आता है ना, कभी भी हमने पहले भी आपको बता रखा है रिमार्क में कि ये जो माइनस आता है ना, ये माइनस क्यों आता है, ये माइनस हमें ये बताने के लिए आता है कि यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है। अगर डिवीजन इंटरनल था तो रेशियो पॉजिटिव में आएगा और अगर आपका डिवीजन एक्सटर्नल था तो रेशियो आपका निगेटिव में आएगा। यहां पर जो रेशियो आया वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, मतलब हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और y एक्सिस जो रेशियो आया वो यहां माइनस साइन आ गया, तो ये माइनस साइन यहां पर ये बता रहा है कि y एक्सिस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी यहां लिखेंगे रेशियो 1:3 एक्सटर्नली। ठीक है, यानी y एक्सिस 1 2 और 3 4 को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और 1 2 3 4 को ज्वाइन करने वाली लाइन को x एक्सिस इंटरनली डिवाइड करेगा। ये कौन बताएगा, ये प्लस और माइनस बताएगा। प्लस आएगा, हमने पहले भी प्रॉपर्टी में बता रखा है कि रेशियो अगर पॉजिटिव में आता है दैट मीन्स इंटरनल डिवीजन, और रेशियो अगर निगेटिव में आता है तो दैट मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अब यहां पर एक और बात करते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और यहां देख लेते हैं। इसके बाद सेक्शन फार्मूले की प्रॉपर्टीज और रिमार्क पे थोड़ा विराम लगाएंगे। अब अगला पॉइंट एक नोट करो, इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 if line segment joining the point इतना इतना is divided by another line ax plus by plus c is equal to 0, then ratio will be अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी ना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो रेशियो क्या था, y एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो रेशियो क्या था। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली जो लाइन है इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, ना तो ये x एक्सिस है ना तो ये y एक्सिस है। ये कौन सी लाइन है, तो ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में घुसेंगे जस्ट इसके बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है। अभी ये बेसिक चीजें चल रही हैं, पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ये ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हो या पढ़े नहीं हुए हो, आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़े थे। तो आप जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे तो कैसा बनता था, जरा सोच के देखो। जब आप ग्राफ पेपर पे इस लीनियर इक्वेशन का फोटो बनाते थे, ग्राफ ड्रा करते थे, एक स्ट्रेट लाइन टाइप का फॉर्म होता था कि नहीं होता था। तो ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। इसका फोटो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन का नाम क्या लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। खैर अभी इसको हम लोग देखेंगे आगे, फिलहाल यहां समझो। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है x1 y1 और x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ये एक कोई ऐसी लाइन ax by + c = 0 जिसका इक्वेशन है या जिसका नाम है, वो इसको डिवाइड करती है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। जैसे x एक्सिस भी तो एक लाइन ही था, y एक्सिस भी तो एक लाइन ही था। तो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, -y1/y2। y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो -x1/x2। वैसे ही ये कोई अदर लाइन है, जनरल कोई लाइन है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, उसको थोड़ा यहां पर समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या होगा रेशियो, देखो उसको अभी यहां पर इतना ही समझ लो। डायरेक्ट फार्मूला इसका, प्रॉपर्टी है चूंकि लिख रहे हैं तो बहुत अंदर नहीं जाएंगे इसमें। तरीके बहुत से हैं, अब स्ट्रेट लाइन आप पढ़ोगे तो इसके और भी तरीके मिलेंगे, बट क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट मेथड यही है। क्या रेशियो होगा यहाँ पर, तो रेशियो याद रखने का तरीका, माइनस लगा लिया, माइनस लगा लेंगे। जैसे वहाँ x एक्सिस और y एक्सिस में बाहर माइनस लगाए थे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो पॉइंट पहले दिया होगा या रेशियो में जिसका पहले पूछ रहा होगा, उस पॉइंट को उठा करके इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर देंगे। कहां पे पुट करेंगे, एक्स वाई के प्लेस पर। क्या पुट करेंगे, x1 y1। तो इस इक्वेशन में ax1 + by1 + c हो जाएगा। ठीक, मतलब इस इक्वेशन में जो x y है, उस x और y के प्लेस पे क्या लिख देंगे, x1 और y1 रख देंगे। फिर सेकंड वाला जो रेशियो पूछ रहा होगा या क्वेश्चन में जो सेकंड प्लेस पर ऑर्डर दिया होगा, वो लिख देंगे। तो हो जाएगा ax2 + by2 + c। यही वो रेशियो होगा जिसमें आपकी लाइन उसको डिवाइड करेगी। जैसे एग्जांपल देख लो तो क्लियर हो जाएगा चीज, कि वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 2 और 3 - 4 है, ये दोनों पॉइंट हैं। इफ लाइन 2x - y + 1 = 0 divides AB, then find रेशियो। कह रहा है कि AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये लाइन डिवाइड करता है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर पॉइंट A हो गया 1 और 2, यहाँ पर 3 - 4 हो गया B। अब ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है। हम फिगर नहीं बनाने जा रहे हैं इस लाइन का, इसलिए नहीं बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमको क्या पता कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, माने ये बाहर है कि अंदर है, ये तो हमको पता नहीं है। इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन पता होगा तब तो हमको पता चलेगा कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हो सकता है ये बाहर हो और बाहर से एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हो सकता है अंदर जा करके डिवाइड कर रहा हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो फिगर हम अभी नहीं बनाएंगे, बस ध्यान में रखो कि एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है। ठीक, रेशियो क्या होगा, हमने क्या बताया था अभी रेशियो, तो पहले माइनस लगा देंगे। ठीक, माइनस लगाने के बाद हमने क्या कहा था, क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट को इस इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे। तो इसमें कहाँ रखेंगे, x और y की जगह, तो x की जगह 1 और y की जगह 2 रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 1 -2 + 1, ये आ गया अपॉन, नीचे क्या होगा, अब नीचे ये वाला पॉइंट उठा करके इसमें रख देंगे। जैसे यहाँ देखो ax2 by2 c लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 3 -4 + 1, क्या आया रिजल्ट, तो ये माइनस बाहर है, ये कितना हो गया 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर बचा 1, नीचे क्या हो गया 6 और 1 7 और 4, ये 4 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया। तो क्या रेशियो आया -1/11। हमने बोला था रेशियो हम कैसे लिखते हैं 1:11 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस क्यों आया था, तो माइनस बताने के लिए आया था कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, यानी कि ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली पॉइंट को एक्सटर्नली कहीं डिवाइड कर रहा है, मतलब ये आगे बढ़ाने पर इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहे हैं, इस बीच में ये डिवाइड नहीं कर रहा, बिकॉज रेशियो किस फॉर्म में आया,
माइनस में आया। तो कभी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कोई लाइन अगर डिवाइड कर रही होगी तो उसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग ये वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे। इसके मेथड्स भी होते हैं। फार्मूला कहाँ से आया, डायरेक्ट हमने कैसे लिख दिया। तो अब चूंकि स्ट्रेट लाइन इसमें इन्वॉल्व हो गया तो स्ट्रेट लाइन की थोड़ी जानकारी मिलने के बाद ही आप यहाँ पर पॉइंट लिख पाएंगे। जैसे वहाँ पर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो हम एक्स एक्सिस के बारे में जानते थे तो इस पॉइंट को A0 मान लिए थे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम इस लाइन पर एक पॉइंट मानेंगे और उस मेथड से इसको करते हैं। काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आपका समय खा जाएगा, ये तुरंत रिजल्ट देगा। हालांकि उस पर भी हम लोग आगे स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया। एक अच्छा एग्जाम्पल इस पे देख लो, स्ट्रेट लाइन वाले पे कुछ इमेजिनेशंस वगैरह भी हम लोगों को करने पड़ते हैं। वो यहाँ चीज़ों को ज़रा देखो समझो कैसे जेई के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं एडवांस लेवल का। इफ अ लाइन intersects the three sides of a triangle ABC in such a way that AB at P AC at Q and BC at R, then the value of AP by BP CQ by AQ BR by CR is equal to। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन समझ लो, लैंग्वेज से बहुत मतलब नहीं रखना है, हमने ऐसे ही बना करके क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। इसका लैंग्वेज क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रेंगल है ABC, एक ट्रेंगल है ABC, A है, B है और C है, ठीक। इस ट्रेंगल की तीनों साइड को एक लाइन काट रही है। अब देखो एक लाइन है वो क्या कर रही है, ट्रेंगल की तीनों साइड AB, AC और BC इन तीनों को डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड कर रही है, AB को P पॉइंट पर कट कर रही है, AC को Q पॉइंट पे कट कर रही है और BC को R पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी। अब कई बार बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं, यार ये कैसे हो सकता है। फिगर बना के देखो, क्या तुम एक लाइन ऐसी खींच सकते हो जो AB को, AC को और BC को तीनों को डिवाइड कर रही हो। खींच के ट्राई करके देखो थोड़ा। 1 मिनट हम समय देते हैं। जो बोला जाए तुरंत उसको ट्राई करना चाहिए। वीडियो पॉज भी कर दो, अगर लगातार भी वीडियो चलता चला जा रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो, फिर बैक में आपको दिख जाएगा तो वहां पर रोक करके और देख लो कि तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, नहीं तो इसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, जैसे ये क्वेश्चन आता है बच्चे अब दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये लो, ये तो फंस गए। अब एक लाइन से हम तीनों को कैसे काट दें। खींच के देखो, एक लाइन से तीनों को तुम काट कैसे सकते हो, कैसे डिवाइड कर सकते हो। ऐसे लाइन खींचोगे तो ये P और Q R कहाँ गया, इधर से यहाँ पर। अब हम बताते हैं, टाइम बहुत वेस्ट नहीं किया जाएगा। आप वीडियो को रोक करके और देख लीजिएगा। इसने डिवाइड करने को बोला है, इंटरसेक्ट 3 साइड्स, तीनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, या डिवाइड 3 साइड्स ये भी लिख सकते हो। तो इंटरसेक्ट या डिवाइड जो होता है वो 2 तरीके का होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, AC को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो और BC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। बोलो,
हमने अभी डिवीजन में दो रूल पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन। डिवीजन तो दोनों था, इंटरनली वो भी डिवीजन था और एक्सटर्नली वो भी डिवीजन था। अब देखो ए बी को भी वो लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, BC को भी वो लाइन डिवाइड कर रही है, AC को भी वो लाइन डिवाइड कर रही है और BC को भी डिवाइड कर रही है। बस डिफरेंस क्या है, AB को इंटरनली डिवाइड कर रही है, AC को इंटरनली डिवाइड कर रही है और BC को एक्सटर्नली। अब तुम बोलोगे सर हम काहे BC को एक्सटर्नल लें, हम AC को एक्सटर्नल ले लें या AB को एक्सटर्नल ले लें, नो इशू, आप किसी एक को एक्सटर्नल ले लो। मैक्सिमम दो इंटरनल रखा और एक एक्सटर्नल कर लिया, किसी भी प्रोसेस से इंटरसेक्ट करोगे रिजल्ट हमेशा एक ही मिलने वाला है। अब यहां पर चक्कर क्या आएगा कि हमें यहां पर ये वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ी देर के लिए हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये मान लेते हैं x2 y2 है और इसको मान लेते हैं कि x3 y3 है। ये ट्रायंगल है, ठीक। और ये जो लाइन है ना, कौन सी, ये जो लाइन है, इस लाइन का हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, हमने मान लिया खुद से क्या कि जो लाइन है, एक लाइन, उसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हैं वो abc x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो देखो, AP BP यानी हमको इसका रेशियो पूछ रहा है। AP बाई BP मतलब AP/BP, यानी एक लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है, तो रेशियो पूछ रहा है, ये रेशियो है AP बाई BP। दिखा, तो हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये लाइन इसको अगर डिवाइड कर रही है तो रेशियो क्या होगा, तो AP बाई BP इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्या होगा, हमने क्या बोला था, A पहले है तो A वाला कोऑर्डिनेट इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AX2 प्लस BY2 प्लस C। ऐसे ही अगर हम CQ बाई AQ लें तो यहां पर देखो C पहले लिखा हुआ है, माइनस लग गया, C मतलब C का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, AX3 प्लस BY3 प्लस C अपॉन AX1 प्लस BY1 प्लस C। ऐसे ही BR अपॉन CR अगर लिखना होगा तो फिर से वही रूल, क्या होता है, माइनस लग गया, पहले B वाला है तो पहले B वाला रखो, तो क्या हो जाएगा, AX2 प्लस BY2 प्लस C अपॉन AX3 प्लस BY3 प्लस C। ये आ गया। अब हमको तीनों का प्रोडक्ट पूछ रहा था ना, तो अब AP बाई BP इंटू CQ बाई AQ इंटू BR बाई CR, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट तुम्हारा -1 आएगा। देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो ये नीचे x1 वाला उस ऊपर वाले से कट जाएगा, ये x2 और ये नीचे है ये ऊपर कट जाएगा, ये ऊपर 3 वाला ये नीचे 3 वाला कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस आ गया, तो वैल्यू -1 आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन छोटा सा था बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको समझ करके इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। तुम किसी दो को एक्सटर्नल, किसी एक को इंटरनल, किसी दो को इंटरनल, किसी भी एक को एक्सटर्नल लोगे, हर कंडीशन में तुम्हारा रिजल्ट -1 आएगा। एक छोटी सी और बात बताते हैं कि कभी भी क्वेश्चन में अगर कुछ चीज़ों को हम सपोज करते हैं ना, जैसे हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज किया था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, लाइन का इक्वेशन हमने सपोज किया था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो रिजल्ट कभी भी उस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। जो हम खुद से सपोज करेंगे उस फॉर्म में रिजल्ट कैसे आ सकता है? जरूरी थोड़ी है कि हम जो सपोज कर रहे हैं वही तुम भी सपोज करोगे और वही जिसने क्वेश्चन बनाया वो भी सपोज करके किया होगा। तो किसी भी चीज़ का अगर सपोज तुम करते हो या इमेजिनेशन करते हो तो रिजल्ट उस इमेजिनेशन पे या उस सपोज वाले पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके रिजल्ट में चीज़ें इन्वॉल्व नहीं रहेंगी। इसके रिजल्ट में कभी भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 या ABC इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने खुद से सपोज किया हुआ था। ठीक है, तो खैर ये किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन करोगे तो रिजल्ट -1 आएगा, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट रिजल्ट है -1। ठीक है, तो इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग एरिया देखेंगे और एरिया के बाद से हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस इन सारे चारों टॉपिक पे हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन के लिए हमने आपको पैटर्न ऑलरेडी बता रखा है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा वही प्रोसेस रहेगा। टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन करने का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बोर्ड पे ना करके उसको दूसरे फॉर्मेट में रखेंगे। उसमें आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और जीबी जो डाटा की यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी क्वेश्चन लिखने में या उसको मिटाने में, वो भी टाइम आपका बचेगा। थैंक यू।